हमने गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टोर्जन ऑफ ए सिलेंड्रिकल शेफ्ट। ये सेक्शन 3 में का पहला टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का। तो टोर्जन वर्ड आ रहा है इस टॉपिक में। अब ये नया यूनिट स्टार्ट हुआ है। पहले हम ये चीज समझेंगे व्हाट इज टोर्जन, फिर सिलेंड्रिकल शेफ्ट क्या है, और फिर हम निकालना क्या चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक मैंने पीपीटी डाउनलोड की थी पहले आपको टोर्जन दिखाने के लिए कि टोर्जन होता क्या है। देखो, टोर्जन होता है जैसे ट्विस्ट करना, किसी चीज को घुमा देना। जब आप पेज टाइट कर रहे होते हो तो टोर्जन होता है, वो वहां घुमा रहे होते हो ना, पेज को कस रहे होते हो, चूड़ियां उसकी कस रहे होते हो, तो वो टोर्जन का एग्जाम्पल है एक तरह से। टोर्जन या टोर्क जो होते थे वो फोर्स के फॉर्म्स हैं। तो टोर्जन में भी फोर्स ही लग रहा है लेकिन वो फोर्स क्या कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। ट्विस्ट मतलब ट्विस्ट जैसे डांस में भी होता है ट्विस्ट करना। ट्विस्ट यानी कि चीज को घुमा देना, कपड़ा निचोड़ते हुए। उसका बेस्ट एग्जांपल है, एक चादर को निचोड़ने के लिए पुराने टाइम के लोग क्या करते थे, दो लोग पकड़ लेते थे और दोनों तरफ से ट्विस्ट करते जाते थे। ट्विस्ट करते करते उसका सारा पानी निचुड़ जाता था और वो बिल्कुल मतलब लीक हो जाती थी, पानी निकल जाता था उसमें से। वो ट्विस्टिंग है। आपको ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्विस्ट करने का। तो हम क्या चाहते हैं, हम अपना टोर्जन ऑफ ए सिलेंड्रिकल शेफ्ट में ये डायग्राम को देखोगे आप। आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्या कहता है वो, जो जो ये चीज है, ये तो है दीवार में उसने फिट कर दिया। ये दीवार है, चौरस जो है ना, मान लो दीवार है, और वहां पर ये जो लंबा सिलेंड्रिकल शेफ्ट समझ लो इसे, या सिलेंड्रिकल बार। सिलेंड्रिकल बार, बार यानी वही सिलेंडर ही होती है, सॉलिड। शेफ्ट भी वही होती है। तो अभी मैं इसमें फर्क नहीं कर रही बार और शेफ्ट में, आपके लिए एक ही है ये। तो आपने इसमें यहाँ फिक्स कर रखी है, तो इस एंड पर तो ये फिक्स है, स्ट्रेट बार सपोर्टेड एट वन एंड। एक एंड पर तो सपोर्टेड यानी फिक्स्ड है, और दूसरे एंड पर क्या है, यहाँ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। एक पेयर तो यहाँ लग रहा है फोर्सेस का। आपको बस इतना देखना है, इसको छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपका एक तरफ से तो फिक्स है और एक तरफ से ऐसे फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किस लिए लग रहा है कि ये सिलेंड्रिकल बार घूम जाए, घूम नहीं जाए, ये हेलिक्स बन जाए, मतलब ट्विस्ट होकर इसकी शक्ल बिगड़ जाए। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस एक्सिस को हम जेड एक्सिस कह रहे हैं। ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है, दीवार वाला। हम कह रहे हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में तो फिक्स कर रखी है, और जेड एक्सिस के अलोंग हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हमारा जो कपल है उसका मोमेंट जेड एक्सिस की तरफ है, तो वो इसको ट्विस्ट कर दे। ट्विस्ट यानी कि इसकी एक डायग्राम से आपको समझ आएगा ट्विस्ट का मीनिंग क्या है यहाँ। ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो उसकी शक्ल बिगड़ेगी। वो वही चादर निचोड़ने वाली बात है, कपड़ा निचोड़ने की तरह से हम इस बार को घुमा रहे हैं। तो घुमाएंगे तो वो डिफॉर्म होएगी कि नहीं, डिफॉर्म यानी कि उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। ये डायग्राम और है बहुत अच्छा। ये बार थी, आपने इसको घुमाना शुरू किया, ये किसी एंगल पे तो जाके मतलब टर्न हो जाएगी, काफी रेजिस्ट करेगी, लेकिन फिर ये घूमेगी तो इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, ये ऐसी बन जाएगी। ये शक्ल देखो, ये है बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर। डिस्टॉर्टेड व्हेन सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, टॉर्जन लगाने पर ये डिस्टॉर्ट होगी। डिस्टॉर्ट यानी इसका जो
शक्ल थी वो बिगड़ चुकी है। तो टोर्जन ये होता है जो आपने पढ़ना है। ये टोर्जन ऐसे गोलाई में कैसे लगा, आपने तो कपल लगाया था ना फोर्सेस का, आपने तो ऐसे फोर्सेस लगाए थे, एक इधर, उसने घुमा दिया। और ये देखो ऐसे ऐसे घूम रही है ये ऐसे टिल्ट, ये रोटेट कर गई, तो इसका सारा मामला बिगड़ गया। हेलिक्स की ये घूम घूम गई है, टोर्जन की वजह से डिस्टॉर्ट हो गई है। तो हमारे पास हमारे सिलेबस में यही मामला है कि सिलेंड्रिकल बार है, एक एंड पे वो फिक्स्ड है, दूसरे एंड पे हम फोर्स लगाते हैं और कपल लगाते हैं, और वो जो उसकी वजह से जो टोर्जन है वो होता है। तो टॉर्जनल डिफॉर्मेशन, सर्कुलर बार का मतलब है जिसके ये दोनों सर्कल है, बेस, इन्हें बोलते हैं बेस। ये आपके सिलेबस में अभी मैंने जब नोट्स पढ़ने शुरू करूंगी वहां ये सारी बातें हैं। ये डायग्राम्स के लिए मैंने खोली हुई है पीपीटी। ये दोनों क्या है, बेस। और इसे बोलते हैं बीच वाले को लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। ठीक है, तो ये बेस सर्कुलर भी हो सकते थे, ये बेस इलिप्टिकल भी हो सकते हैं, है ना। ये बेस कैसे हो सकता है, सर्कुलर भी इलिप्टिकल भी। आपको एक मिनट पॉज लेना पड़ेगा, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि टॉर्जनल डिफॉर्मेशन सर्कुलर बार की। ये हमारी सर्कुलर बार है। क्यों सर्कुलर कह रहे हैं, क्योंकि इसके दोनों बेस कैसे हैं, सर्कल। इसके जो दोनों मुंह है, आप ये समझ लो, ये एक तरह से इसके मुंह है, बेस कह लो, ये दोनों सर्कल हैं। अगर ये इलिप्स होते तो हम इसे इलिप्टिकल बार कहते। ठीक है, ये कोई जरूरी तो नहीं है वो सर्कल हो, कुछ भी हो सकते हैं, वो टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे लकड़ी का एक वो तना होता है, पेड़ काटो लकड़ी का तना है, वो भी तो एक सिलेंड्रिकल बार है, लेकिन उसके ये जो फेस बेसिस है ये टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो वो किसी और शेप के भी हो सकते हैं, लेकिन हम अभी कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, सर्कुलर। हमारे टॉपिक का हेडिंग था जो नोट्स में था, टोर्जन ऑफ ए सर्कुलर शेफ्ट। शेफ्ट को अभी आप थोड़ी, अभी बार ही समझो, अभी मैं शेफ्ट और बार का फर्क भी बताऊंगी। ठीक है, तो सर्कुलर को ही डिस्कस करेंगे अभी, हमारा 2-3 दिन यही टॉपिक चलेगा, सर्कुलर पे ही सारा काम। तो ये थी हमारी टोर्जन क्या होता है, बस इसके लिए डायग्राम दिखा दिया आपको कि टोर्जन ऐसे होता है। दूसरी बात, ये पीपीटी करते हैं बंद। अब हम जो टॉपिक है हमारा, टोर्जन ऑफ ए सिलेंड्रिकल शेफ्ट, इसमें शेफ्ट और बार में क्या फर्क है। आपके सिलेबस में जो काम चल रहा है वहां शेफ्ट और बार में कोई फर्क नहीं है, वहां वही बार है वही शेफ्ट है एक तरह से। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो बार और शेफ्ट में फर्क क्या होता है, तो वो फर्क है, जैसे एक तीर होता है पतला, वो तो शेफ्ट है। शेफ्ट होती है जो किसी चीज को घुमाने के लिए यूज होती है, जब हम इसको लगा दें, मतलब एक पतला सरिया जिसकी सहायता से वो पूरा का पूरा बड़ा मोटर घूम जाए। जैसे अब कोई मशीन होती है जूस निकालने की या किसी और चीज की, कि सेंटर से शेफ्ट लगा के उसको घुमा रहे हैं हम, तो वो होती है शेफ्ट। और बार होती है ये जैसे सिलेंड्रिकल, मतलब मोटा लट्ठा, जैसे लकड़ी का तना सिलेंड्रिकल बार में आ जाएगा अगर वो गोल बेसिस काटे हैं। सिलेंड्रिकल बार विद सर्कुलर बेस। तो ये फर्क है बार और शेफ्ट में। शेफ्ट मतलब एक तीर की तरह, इसके लिए भी मैंने आपके पास यहाँ कलेक्ट किए हुए, ओहो सॉरी। सो स्टूडेंट्स, शेफ्ट और बार में फर्क पढ़ रहे थे हम, कि शेफ्ट और बार में क्या फर्क होता है। शेफ्ट इज अ मेटेलिक रोटेटिंग एंड ऑस्किलेटिंग रॉड, जो रोटेट करे, किसी चीज को घुमाए।
ठीक है, मशीन को किसी। तो शेफ्ट यूजली कहाँ यूज होती है? टू कनेक्ट अदर कंपोनेंट्स ऑफ मशीन दैट कैन नॉट बी कनेक्टेड ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चीजें हैं, उनको घुमाना है इकट्ठे, तो उनको जोड़ने के लिए शेफ्ट यूज होती है। जैसे अपनी ये जो गाड़ियों में गियर है, यहाँ शेफ्ट यूज होती है। कनेक्टिंग रोड शेफ्ट है। कनेक्टिंग रोड है ना, गियर लगाना है आपने, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, तो वो एक शेफ्ट है। ठीक है। अब आप इस ये तो शेफ्ट थी, और रॉड हम जानते हैं, ये का फर्क था। ठीक है। और एक और बात बतानी थी, शेफ्ट वर्सेस बार। ये ये सब येलो वाला हिस्सा देखिए, स्क्रीन आपको दिख रही है जो मैं शेयर कर रही हूँ? स्टूडेंट्स, स्क्रीन दिख रही है आपको? ओहो, म्यूट ही। आपको मेरी आवाज ही नहीं आ रही होगी। नो मैम। अच्छा, अब रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब रिपीट कर देते हैं, जो बात मैंने कही वो रिपीट कर देते हैं। तो हमने कहा डिफरेंस क्या है। शेफ्ट होती है एंटायर बॉडी ऑफ ए लॉन्ग वेपन सच एज एरो। एरो जैसे तीर है, उसकी पूरी बॉडी तो शेफ्ट है। बार क्या है? सॉलिड मोर और लेस रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ मेटल और वुड। बार तो आपका जैसे सखत मेटल का सिलेंडर ले लो, लकड़ी का ले लो, लकड़ी का वही मोटा पेड़ का तना काटा हुआ, ठीक है, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, उसकी लंबाई से कम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पेड़ की लंबाई ज्यादा है, आपका जो इसके लिए ब्लैंक डॉग खोलते हैं। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि जैसे कोई ये बना दे सिलेंड्रिकल बार, तो इसको बार नहीं कह सकते कि ये चीज तो ज्यादा है, बेस तो बड़ा है और उसकी लंबाई कम है, तो ये बार नहीं है। बार के लिए लंबाई ज्यादा होनी चाहिए और बेस छोटे होने चाहिए। शेफ्ट के लिए भी, शेफ्ट के लिए भी यही बात है। ठीक है, ये तो ना बार है ना शेफ्ट है। और तीर है जैसे, उसको शेफ्ट कहते हैं हम, और शेफ्ट को मोस्टली घुमाने के लिए यूज किया जाता है। बार है जैसे पेड़ काटा आपने, ये पेड़ था, लकड़ी, पेड़ कट गया, वो जो लट्ठा होता है उसका तना मोटा, ये आपका सिलेंड्रिकल बार का एग्जांपल है। ठीक है। तो अब हम अपने नोट्स पे चलते हैं, जो आप जिसकी इंतजार कर रहे हो। सोकोलेनिकोफ में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है सारा काम, और वहीं से फॉलो हो रहा है। अगर आप देखोगे तो मैं आपको पेज नंबर बता सकती हूँ, साथ ही एग्जैक्टली अभी वहीं पहुंचा देती हूँ। पेज नंबर है 109। 107 से शुरू है ये सेक्शन, 107 से। तो सोकोलोनिकोफ में आप 107 से पढ़ोगे तो नोट्स बिल्कुल उसको देख देख कर बनाए हुए हैं। ये रहा 107। अगर मुझे लाना है ना तो मुझे यहाँ 117 करना पड़ेगा, क्योंकि 10-15 पेज का तो फर्क है। देखो 106 आ गया, हमें 107 पर आना। ये हेडिंग है टॉर्जन ऑफ ए सर्कुलर शेफ्ट। दिख रहा है आपको? ये रहा। ठीक है। तो आप 107 सोकोलोनिकॉफ का यहाँ से कंसल्ट कर सकते हो, ये बुक फॉलो होएगी अब। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कहा एक सर्कुलर सिलेंडर लिया, उसकी लेंथ एल है, उसका बेस फिक्स्ड है एक्स वाई प्लेन में। ये बेस फिक्स्ड है एक्स वाई प्लेन में, दीवार में कह लो। और इस जब कोई प्लेन एक्स वाई कह रही हूं, इसका मतलब है कि वो प्लेन क्या है। देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि ये मेरे बेस जो है वो एक्स वाई प्लेन में फिक्स्ड है, एक्स वाई प्लेन का दूसरा नाम क्या है? z इज इक्वल टू जीरो, इसी का नाम है। एक्स वाई प्लेन का मतलब वहां z नहीं है, ये आपकी बार है, सिलेंड्रिकल बार। ठीक है, एट बेस फिक्स हो गया। फिर कहता है कि इसकी लंबाई कितनी है? एल है, तो हमने ये लंबाई बना दी एल। फिर कहता है कि जो दूसरा किनारा है, अदर बेस, z इज इक्वल टू एल, उसका नाम रखा है z इज इक्वल टू एल। जब ये बेस z इज इक्वल टू जीरो है तो ये बेस z इज इक्वल टू एल नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ प्लेन बनाऊं
तो वो z इज इक्वल टू एल पे ही तो काट रहा है। ये प्लेन z इज इक्वल टू 0 पे है, ये प्लेन z इज इक्वल टू एल पे है, इसलिए इस बेस का नाम है कि z इज इक्वल टू एल पर है ये बेस। अच्छा, कपल लगा रहे हैं हम कहाँ पर, z इज इक्वल टू एल पर, यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। और उसका मोमेंट कहाँ लाई करेगा, अलोंग z एक्सिस। मैंने आपको डायग्राम से यही सब बातें समझाई थी। उस कपल के एक्शन से जो ये बीम है, बीम, अब देखो ये कंफ्यूज कर रहा है वर्ड्स, बीम, शेफ्ट और बार तीनों अलग चीजें हैं। अगर आप गूगल पर जाओगे तीनों अलग चीजें हैं। बीम तो हमने की ही नहीं, हमारे पास यूनिट 2 में थी बीम्स, लेकिन हमने उनको नहीं किया, हमने वेव्स किया है, हाफ सेक्शन बीम्स है, हमने वो नहीं किया। तो बीम्स की बहुत सारी बातें यहाँ यूज भी होंगी। और आपको यहाँ सिर्फ जो ध्यान देना है वो है कि ट्विस्ट होना, टोर्जन की वजह से वो ट्विस्ट हो जाएगी, घूम जाएगी। कहाँ घूमेगी, जनरेटर के, ये जनरेटर होता है सिलेंडर का, देखो सिलेंडर के जनरेटर ये हैं, ये तो एक्सिस है, यहाँ देखो ये तो है एक्सिस, और ये है जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, जो घूम कर उस चीज को बनाए। सिलेंडर कैसे बनता है, अगर मैं एक लाइन को पकड़ूं और उसको ऐसे घुमाती जाऊं इस गोले के चारों तरफ, तो सिलेंडर बन जाएगा। अगर एक लाइन को दो गोलों के चारों तरफ ऐसे घुमाते गए तो सिलेंडर बन गया, तो ये जनरेटर है। और एक्सिस कौन है इस सिलेंडर का, ये, ठीक है। और हमारा कपल जो है, जो इसको घुमा रहा है, वो कहाँ है, z इज इक्वल टू एल बेस पर लगाया हुआ है। अब कहता है कि ये जो अपने दोनों बेसिस है ना, इन पर टोर्जन का कोई असर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक है, क्योंकि ये सर्कल है। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा 2 दिन बाद, कि सर्कल है अगर आपके बेस तो वो नहीं मुड़ेंगे, वो बेचारे, वो सिमेट्री की वजह से वो वैसे के वैसे सर्कल ही रहेंगे, उनकी शक्ल नहीं टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। जो बीच का लेटरल सरफेस एरिया है वही ट्विस्ट होगा, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वही ट्विस्ट होगा। लेकिन अगर ये सर्कल की जगह कोई और शेप के है तो ये भी डिफॉर्म हो जाएंगे, ये भी ट्विस्ट होंगे, ये भी डिस्टॉर्ट होंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाइन, यहाँ लाइन लिखी हुई है कि ऑन अकाउंट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से क्रॉस सेक्शन की, क्रॉस सेक्शन ये है, क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल है, सर्कल है, और उनका रेडियस बराबर है, तो इट इज सपोज कि ये नहीं हिलेंगे, ये प्लेन रहेंगे आफ्टर डिफॉर्मेशन। और सिर्फ कौन सा हिस्सा घूमेगा, जो आपका बीच का है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक की सारी बात आपको क्लियर हो गई कि ये हमारा डायग्राम कह रहा है। अब हम कहते हैं कि अगर ये घूम रहा है, ये घुमाव दिखाया है, ये जो दिखाया ना, ये घुमाव दिखाया है कि ये घूम गया। अब मान लेते हैं कि एंगल थीटा घूम गया। अगर एंगल थीटा घूम गया तो वो जो एंगल थीटा है वो डिपेंड करता है z पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है z के। जितना z ज्यादा उतना थीटा ज्यादा, मतलब घुमाव सबसे ज्यादा यहाँ होएगा, यहाँ z 0 है, यहाँ कम से कम होगा, ये तो बेचारा फंसा पड़ा है, तो वहां फिक्स है दीवार में, ये कैसे ज्यादा घूमेगा। ये हिस्सा फ्री था ना, यही सबसे ज्यादा घूम जाएगा, यही सबसे ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो थीटा है इनका एंगल घूमने का, ये z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। z ये इस टाइम l है, ठीक है। तो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो अल्फा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हमने कह दिया थीटा इज इक्वल टू अल्फा जेड। ये थीटा सिंपल थीटा है एंगल, ये वो थीटा नहीं है स्ट्रेस स्ट्रेन वाला। हो गया यहाँ तक। अल्फा को कह दिया ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ। अब इस डायग्राम को देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम क्या कहता है, मैं यहाँ बनाती हूँ। ये डायग्राम कहता है कि ये आपका सर्कुलर बेस था। मैं इस, ये एक और सर्कुलर बेस था, हम एक की बात कर रहे हैं, इसमें से आधा मिटा देती हूँ, पूरा ही मिट गया, तो मैं पहले आधा ही बनाती हूँ। मेरा यहाँ पॉइंट था P,
और उसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई। टोरजन के बाद वो पॉइंट यहाँ पहुंच गया, पी डैश बन गया, और उसके कोऑर्डिनेट बन गए एक्स प्लस यू और वाई प्लस बी। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो डिस्प्लेसमेंट u और v है, वो निकालना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए क्या कहा कि ये हमारा पॉइंट था p, और अब पॉइंट है ये p डैश। ठीक, ये जो p पॉइंट था ये बीटा एंगल पर था, मेरे डायग्राम में ही बनाएंगे हम। ये कितने एंगल पर था? ये बेचारा बीटा एंगल पे था, सुख शांति से बैठा था ये, लेकिन हमने टोरजन मतलब कपल लगाया, ये घूम गया टोरजन की वजह से, और इसका एंगल कितना हिल गया, वो एंगल इसने बनाया थीटा। तो थीटा एंगल ये बढ़ गया। तो पहले एक्स के जो ये रेडियस है इसका, ये रेडियस आर ही होता है। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स एक्स एक्सिस की तरफ था ये आर कॉस बीटा, और वाई था इसका आर साइन बीटा। पहले तो ये सीन था, लेकिन अब क्या हो गया, अब एक्स प्लस यू आर कॉस बीटा प्लस थीटा हो चुका है, और वाई प्लस वी आर साइन बीटा प्लस थीटा बन चुका है। हमें चूंकि u भी चाहिए, हम इनको घटा देंगे, ये इसमें से घटाएंगे तो u आ जाएगा। तो u कितना आया, r कॉमन, cos बीटा प्लस थीटा माइनस cos बीटा आ गया। अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, cos a cos b, cos बीटा कट जाएगा, नहीं अभी नहीं, पहले लगाओ cos a cos b माइनस sin a sin b, और माइनस cos बीटा। लग गया यहाँ तक? अब हमने कहा हमारा r cos बीटा, r अंदर ले जाओ, r यहाँ भी ले गए और यहाँ भी, अब यहाँ, अब r cos बीटा कितना था, x था, तो ये x cos थीटा हो गया। r sin बीटा कितना था, y था, y sin थीटा हो गया, और r cos बीटा था x। तो अगर मैं x के कंपोनेंट लिखूं तो cos थीटा माइनस वन माइनस वाई साइन थीटा, ये कौन आ चुका है, u। अब आप यहाँ देखो, ये आपका u आ गया, ये आया। सेम ऐसे ही v निकाला, इनको घटा के ये बन गई नंबर 7। v भी निकाल देते हैं, कोई लंबा काम नहीं है। v के लिए क्या करेंगे हम, v के लिए इनको घटाएंगे, r साइन बीटा प्लस थीटा और r साइन बीटा को घटाओ, r कॉमन, साइन बीटा प्लस थीटा को खोल दो बीटा, cos थीटा माइनस cos बीटा साइन थीटा, ठीक है, और माइनस r, वो था साइन बीटा। अब r साइन बीटा, r अंदर, r साइन बीटा क्या होता था, y cos थीटा माइनस r cos बीटा होता था x साइन थीटा, और r साइन बीटा होता था y। तो आपका ये बन गया y इंटू कॉस थीटा माइनस वन माइनस एक्स साइन थीटा। कॉफिशिएंट्स अलग हो गए, यहाँ प्लस आया ना, ये माइनस वन कॉमन ले रखा है इन्होंने। ओके, अब आगे बात आती है, अच्छा मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया है साइन बीटा प्लस थीटा था, यहाँ प्लस आएगा ना, ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस है, तो कॉस थीटा माइनस वन यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, ये आएगा। यहाँ तक पहुंच गए। अब हमने कहा कि हमें पता है कि साइन थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, और कॉस थीटा टेंड्स टू वन। जैसे जीरो के लिए समझ लो, साइन जीरो जीरो हो जाता है, अगर मान लो थीटा जीरो है तो साइन जीरो तो जीरो और कॉस जीरो वन। तो यही बात है कि कॉस जीरो वन और साइन जीरो जीरो, साइन थीटा थीटा मतलब थीटा जीरो, तो ये भी जीरो। इस बात को हमने 6 और 7 में पुट कर दिया, तो क्या हुआ, 7 में देखो 1 - 1 जीरो हो गया, y खत्म, सिर्फ x थीटा बचा। साइन, अब मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको, ये cos थीटा 1 हो गया, 1 - 1 जीरो हो गया, ये टर्म खत्म हो गई, सिर्फ x थीटा साइन थीटा थीटा बन गया, तो ये x थीटा हो गया, कौन v, v आ गया x थीटा, और u क्या आएगा, u था आपके पास ये, तो जब ये 1 - 1 जीरो हो गया तो ये साइन थीटा थीटा, तो माइनस का वाई थीटा,
ये आ गया आपके पास यू और वी। अभी तक हमने यू और वी निकाले हैं, राइट? तो यू और वी निकल गए और डब्ल्यू जीरो, क्योंकि हमने कहा था सर्कुलर बेस इस तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जेड की तरफ। हो गया यहाँ तक। अब हम टी आई जे की तरफ बढ़े। बस आपका 1 मिनट और लेना है मुझे, या कल करवाऊँ यहाँ से? आज इतना काफी है, हमारा सिलेबस बहुत बढ़िया स्पीड से चल रहा है। कल करेंगे इससे आगे, ठीक है? और आपकी अगली क्लास भी हो शायद। हाँ जी स्टूडेंट्स। और कौन है यहाँ? मुझे तो लगता है सारे घर मतलब ज्वाइन करके इधर उधर हो जाते हो, ये हो गया बस। यस मैम। है मैम। ओके गुड। यही है मैम। यस अच्छा, मैम। यही है मैम। गुड। रतिंदर को और तो आज दिखी है। हाँ जी रतिंदर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मैम। वो अच्छा। पता एक्चुअली क्या था, मैं इधर से बोलती थी ऐसे ही, माइक कभी ऑन किया ही नहीं मैंने। आई ऑलवेज रिप्लाई टू यू। ओके ओके, ठीक है। हाँ, आई जस्ट पिन माई चैट बट नॉट ओपन द माइक। ठीक है, ओके। तो ये समझ आया आज का टॉपिक? यस मैम। यस ठीक है। यस चलो, मैम। अब अपना बाय बाय। ठीक है, पढ़ो और एंजॉय करो और अपना ख्याल रखो।